नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो जैसा कि अभी तक हमने अपनी पुरानी क्लासेस में यानी पिछली कक्षा में कल हमने देखा था कि किस तरीके से हमने ईरानी आक्रमण पढ़े, यूनानी आक्रमण पढ़े। ईरानी आक्रमण में हमने साइरस को देखा, दारा को देखा, दारा प्रथम को देखा, और इसी तरीके से हमने इसी श्रृंखला में हमने यूनानी आक्रमण में सिकंदर के आक्रमण को देखा। सिकंदर के आक्रमण के समय हमने देखा कि भारत की स्थिति कैसी थी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते थे तो नंद वंश का शासन था, तो सिकंदर वापस जाता है, नंद वंश को खत्म किया जाता है। और आज हम बात करते हैं एक ऐसे वंश की या ऐसे काल की या ऐसे शासन की जिसको स्थापित किया गया इतने प्रभावशाली राजा द्वारा, या प्रभावशाली विद्यार्थी कहे तो ज्यादा ठीक रहेगा। हम बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसको पाने के लिए मुगल रोते थे, और जिसको पाने के लिए जो अंग्रेज थे, अंग्रेज हाथ मलते रह गए, लेकिन उसने उतना बड़ा साम्राज्य नहीं बना पाए। हम बात करते हैं आज एक ऐसे शासन की जो आज से 2300 साल पहले, 2500 साल पहले इतना केंद्रीकृत शासन था, बहुत सुचारू रूप से चलने वाला शासन, जो प्रशासनिक व्यवस्था इतनी बेहतरीन उपलब्ध कराई गई थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शासन के बारे में जिसकी नींव एक निर्वासित छात्र और उसके अपमानित गुरु द्वारा रखी गई। तो आइए हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले जैसा कि हमने देखा कि नंद वंश को हराने में या नंद वंश को हटाने में चाणक्य ने किस तरीके से भूमिका निभाई। चाणक्य की कहानी सुनते हैं हम, जिस तरह वो अपमानित होता है घनानंद के द्वारा, उसकी कहानी देखी थी हमने। और शक्टाल और चाणक्य मिलकर जो नई व्यूह रचना करते हैं नंद वंश के पतन के लिए, और जिस माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य को लाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे पहले तो हम एक भूमिका बना लेते हैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य काफी बृहद साम्राज्य था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे शासक रहे। तो इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना होगा, और इसके लिए हमें तरीके से कायदे से नोट्स बनाने होंगे। आज हम देखेंगे कि हम किस किस तरीके से मौर्य वंश को पढ़ेंगे या मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। जब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें हम सबसे प्रमुख रूप से देखते हैं कि किन किन सेगमेंट पर हमें इसमें चर्चा करनी होती है। तो इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्रोत के बारे में जानेंगे, स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। स्रोत में क्या क्या आ जाएगा? स्रोत में हम सबसे पहले पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। उसके बाद हम पढ़ेंगे विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोतों के बारे में। उसी के साथ हम आगे पढ़ेंगे जो पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। पुरातात्विक स्रोत मतलब जो अशोक के अभिलेख रहे या चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख रहे, या जो सिक्के मिलते हैं हमें किस तरीके के, उनके बारे में हम पुरातात्विक स्रोतों में बात करेंगे। तो ये स्रोत मेजरली हम 3 तरीके से बात करेंगे। इसके बाद हम इसमें जो प्रमुख शासक रहे, प्रमुख शासक कौन कौन रहेगा, इसमें प्रमुख शासकों की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में, और सबसे अंत में हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। इनको हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है, क्योंकि मुख्य रूप से यही मौर्य साम्राज्य के विस्तार करता है, यही मौर्य साम्राज्य के कर्ता धर्ता माने गए हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इनमें इनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी। धार्मिक स्थिति के बाद इसमें हम देखते हैं अशोक का धम्म किस तरीके का था, ये सारी चीजें। इसी में हम देखते हैं कि इनका प्रशासन, मौर्य साम्राज्य ने एक ऐसी प्रशासनिक नींव डाली जिसकी कल्पना वर्तमान में करना मुश्किल होता है, क्योंकि इतना सुचारू रूप से चलने वाला प्रशासन, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग अमात्यों की नियुक्ति, आज से 2300 साल पहले इस तरीके का प्रशासन सुनिश्चित करना या इस तरीके के प्रशासन की कल्पना करना बहुत मुश्किल होता है। इसको प्रशासन को चलाने के लिए एक हमें ग्रंथ मिलता है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। ऐसा माना जाता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के माध्यम से ही सारा प्रशासन चलाया जाता था। ठीक है। प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे हम। सामाजिक स्थिति,
आर्थिक स्थिति के बारे में देखेंगे। इसी तरीके से अंत में हम इनका पतन करेंगे, किस तरीके से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। बेसिकली ये सारी चीजें हमको देखनी है मौर्य साम्राज्य के बारे में कि सबसे पहले स्रोत, फिर उसके बाद मुख्य शासक कौन कौन रहे, फिर प्रशासन कैसा था उनका, धार्मिक स्थिति या धम्म कैसा था, अशोक का धम्म किस तरीके का था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था वो किस तरीके से अपनाया, ठीक है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति, समाज में लोग किस तरीके से रहते थे, इस तरीके से पढ़ेंगे हम। तो हम पहले शुरू करते हैं स्रोत के आधार पर। जब हम इनके स्रोतों के आधार पर पढ़ते हैं तो इनके स्रोतों में हमें कई साहित्यिक कृतियां मिलती हैं जो उसी समय लिखी गई या बाद में लिखी गई, कई पुराण लिखे गए, ठीक है, जिनमें मौर्यों की वो बताई कि भाई मौर्य शूद्र थे या ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे, इनके बारे में बताया गया। तो आइए हम शुरू करते हैं साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। साहित्यिक स्रोतों में जब हम देखते हैं तो सबसे पहली कृति जो हमें सर्वमान्य मिलती है वो मिलती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मिलती है। अर्थशास्त्र पहले इसको लिख लेते हैं हम सारे कौन कौन से सोर्सेज मिलते हैं। अर्थशास्त्र मिलती है। अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य द्वारा रचित है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी। फिर मिलती है हमें मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? विशाखदत्त के द्वारा। विशाखदत्त के द्वारा। विशाखदत्त जब मुद्रा राक्षस लिखते हैं तो इसमें वो ऐसे अमात्य के बारे में बताते हैं जो लोगों से मुद्रा लेकर भ्रष्टाचार करता था, ठीक है, भ्रष्टाचार की कहानी है। जो लोगों को लूटते थे, ऐसे अमात्य जो लोगों को लूटते थे उनको मुद्रा के राक्षस कहा गया है, ठीक है। तो ये विशाखदत्त द्वारा लिखी गई। इनको गुप्त काल में लिखा गया है परंतु यह मौर्यकालीन है, मौर्यकालीन कृति है, ठीक है। इधर लिख लेते हैं। आप इसके नाम से समझ सकते हो कि किस तरीके की कृति रही होगी। अब इसमें और देखते हैं हम कथा सरित सागर के बारे में। सोमदेव की है ये रचना, सोमदेव ने लिखी कथा सरित सागर, ठीक है। और कौन सी रचना है और देखते हैं हम, महाभाष्य पतंजलि की महाभाष्य मिलती है, ठीक है। महाभाष्य किसकी? पतंजलि की। पतंजलि ने बेसिकली पाणिनि की अष्टाध्यायी पर ये टीका लिखा था महाभाष्य, ठीक है। अष्टाध्यायी पर ये टीका माना जाता है, ठीक है। और प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि मिलती है हमें, प्रबंध चिंतामणि मिलती है। और इसमें क्या मिलता है? ये बेसिकली मेरुतंग की रचना मानी जाती है, मेरुतंग की रचना। ये 4-5 पुस्तकें हैं जो मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में, मौर्यकालीन सामाजिक जीवन या धार्मिक जीवन के बारे में, उसके बारे में बताती है, ठीक है। ये एक बृहद कथा मंजरी मिलती है छेवेंद्र की, बृहद कथा मंजरी। ये किसकी बृहद कथा मंजरी? छेवेंद्र। ये बेसिकली हम देखते हैं कि कुछ साहित्य मिलते हैं जो ब्राह्मण धर्म या इससे रिलेटेड है। बौद्ध साहित्य भी मिलते हैं। बौद्ध साहित्य हम आगे देख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में क्या क्या आता है? बौद्ध साहित्य में हम देखते हैं दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। जो दीपवंश और महावंश है ये सिंगली जो साहित्य है, सिंगली अनुश्रुतियों के आधार पर लिखे गए थे। जो श्रीलंका का साहित्य है वो दीपवंश और महावंश में ही लिखा गया है, ठीक है। तो इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, जिस माध्यम से हमें पता चलता है कि श्रीलंका में एक तिष्य राजा होता था, ठीक है। शुरुआत में जो अशोक के अभिलेख थे वो श्रीलंका के राजा तिष्य के माने जाते थे, ठीक है, शुरुआती स्तर पर। लेकिन जैसे जैसे साहित्य खोजा गया, ब्राह्मी लिपि जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ ली, ठीक है। तो उसी आधार पर हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ है जो वो बताते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी किस किस चीजों से मिलती है। तो ये बेसिकली हमने ग्रंथ देखे। 2 ग्रंथ देख लेते हैं हम जैन साहित्य के। एक तो जैन, इधर लिख लेते हैं, जैन साहित्य कौन कौन से मिलते हैं? एक तो कल्पसूत्र और एक परिशिष्ट परमल।
परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र लिखते हैं भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्वन मानी जाती है हेमचंद की। ये बेसिकली जैन साहित्य है जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ये भद्रबाहु तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही थे, जिसने पहली बौद्ध संगीति के समय भी रहे, और मेजरली ये जो साउथ में गए थे श्रवणबेलगोला, ये अपन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली साहित्य देखे कौन कौन से। अपन ने नॉर्मल साहित्य देखे जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, या ब्राह्मण धर्म से, वैदिक धर्म से रिलेटेड है। अपन ने बौद्ध साहित्य देखे और जैन साहित्य देखे। मेजरली यही साहित्य है जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी स्पष्ट रूप से बताते हैं। ये हमने साहित्यिक पढ़ लिया। अब हम देखेंगे विदेशी साहित्य, लेकिन उससे पहले हम जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है इनमें से एक, जिसको अर्थशास्त्र कहा जाता है, अर्थशास्त्र के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन यह पुस्तक है राजनीति विज्ञान की, यह है पुस्तक प्रशासन की, ठीक है। तो इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लिखा गया, इसकी वर्तमान में भी प्रासंगिकता है, ठीक है। परंतु इसको बेसिकली पढ़ेंगे तो हम बाद में, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि सप्तांग सिद्धांत भी इस समय पढ़ना सही नहीं होगा, ठीक है। जब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक, 6000 श्लोक, ठीक है। ये इसका कंटेक्स्ट रहता है। यह महाभारत शैली में लिखी गई है, महाभारत शैली में, यानी कि गायन शैली में लिखी गई है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों दिए रहते हैं, ठीक है, गद्य और पद्य। इसमें सबसे मेजरली तो ये होता है कि यह राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। अर्थशास्त्र नाम से यह देख जानना मुश्किल होता है कि यह राजनीति विज्ञान की या प्रशासन की बुक रहेगी, ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र नाम से यही प्रदर्शित होता है कि इकोनॉमी की बुक है। लेकिन हमें यह जानना होगा कि यह राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, जिसको कौटिल्य ने लिखा चंद्रगुप्त के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। प्रशासन किस तरीके का होना चाहिए, अमात्य किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से अमात्य या मंत्री होने चाहिए, ये सारी चीज कौटिल्य ने बताई। इसमें इन्होंने सप्तांग सिद्धांत बताया है, सप्तांग सिद्धांत, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें ये बताया है बेसिकली, अपन जनरल सी चीज देख लेते हैं कि किसी भी देश को या किसी भी राज्य को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। ये बेसिकली सप्तांग सिद्धांत की बात है जो कि कौटिल्य बताते हैं, ठीक है। तो ये हमने जनरल सी चीज थी जो हमने अर्थशास्त्र के बारे में जानी, जो हमें जाननी जरूरी होती है, ठीक है। ये जानकारी मिलती है हमें इससे। और एक चीज और लिख लेते हैं इधर, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जो कल्हड़ द्वारा लिखी गई है। बेसिकली इसमें कश्मीर का शासन कश्मीर का साम्राज्य का इतिहास है, कश्मीर साम्राज्य का, राजतरंगिणी में। तो यही बताता है कि श्रीनगर में अशोक द्वारा एक नगर की कश्मीर में एक नगर की स्थापना अशोक द्वारा की गई, जिसको श्रीनगर कहा गया। तो इससे भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। तो ये बेसिकली हमने साहित्यिक स्रोत देखे। अब हम देखते हैं कि विदेशी विवरण, विदेशी विवरण कौन कौन सा मिलता है वो देख लेते हैं हम। विदेशी विवरण में जो हम देखते हैं कि सेल्यूकस का एक राजदूत आता है, सेल्यूकस का राजदूत आता है, वही निर्धारित करता है, वही बताता है, उसी के माध्यम से पश्चिम में जो भी मौर्य साम्राज्य से संबंधित लिखा गया, ठीक है। अपन इसमें लिख देते हैं, विदेशी स्रोत में देखते हैं। विदेशी स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आता है किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, और इंडिका लिखता है। वो बताता है कि भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा था, ठीक है। कुम्हार, किसान, पुरोहित, बढ़ई, इस तरीके के 7 वो बताता है, ठीक है, समाज।
वर्तमान में इंडिका अपनी ओरिजिनल मूल कृति में उपलब्ध नहीं होती है हमें इसकी जानकारी, लेकिन हमें कई अन्य स्रोतों के माध्यम से पता चलती है। कौन कौन? जैसे स्ट्रैबो लिखता है, स्ट्रैबो, एरियन, एप्पियानस, प्लूटार्क, ये जो पश्चिम के राइटर्स हैं ये इंडिका को ही मेन कृति मानकर इनके बारे में लिखते हैं। ठीक है, यह चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त ना बताकर सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोट या सेंड्रोकोटस बताते हैं। ठीक है, या एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। ठीक है, ये दो नाम मिलते हैं किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। सीजी मौर्य लिख दे रहा हूं मैं, सीजी मौर्य। ठीक है, ये दो नाम मिलते हैं, सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस। ठीक है, इसका पता चला है एक अंग्रेज अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल खोली, जिसमें क्या होता था कि संडे के दिन सारे अंग्रेज अधिकारी आकर जो हिंदू ग्रंथ है या जो भी भारतीय साहित्य था उस पे अध्ययन करते थे। ठीक है, भारतीय साहित्य का अध्ययन संडे के दिन ये लोग बैठकर करते थे। कहाँ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल खोला गया था जब, तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाता था। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ने सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स की खोज की 1793 में कि भाई ये कोई और नहीं है बल्कि सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स वही है जो मौर्य साम्राज्य का फाउंडर है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं। तो ये विदेशी विवरण हमें मिलता है जो कि बेस्ड है इंडिका पे। इंडिका सबसे मूल कृति मानी जाती है, इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई, जो कि किसका था? सेल्यूकस निकेटर का दरबारी लेखक था, बाद में राजदूत बनकर आया है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और इंडिका लिखता है। ठीक है, ये बेसिकली हमने देखा क्या कि किस तरीके से विदेशी साहित्य मिलता है, क्या क्या नाम चंद्रगुप्त मौर्य को मिलते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं हमें वो किस आधार पर मिले हैं, उनको देख लेते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों की जब हम बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए सबसे ज्यादा पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं हमें अशोक के अभिलेख के रूप में। बना लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे जब हम, पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले तो अशोक अभिलेख, अशोक के अभिलेख सबसे मूल रूप से रहेंगे। ठीक है, जगह जगह से मिले हैं, सारों के बारे में हम चर्चा करेंगे अशोक के समय। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दूसरी चीज जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, और क्या मिलता है? और जो पंचमार्क सिक्के रहते हैं वो मिलते हैं, पंचमार्क सिक्के ये मिलते हैं। और क्या इससे हासिल होता है हमें? स्तूप और गुफा मिलते हैं हमें, स्तूप और गुफा। जैसा माना जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया और कई गुफाएं दान दी 12 वर्ग के लिए, 12 वर्ग की गुफाएं जो बिंदुसार ने दान दी थी। ठीक है, इसमें मेजरली अभी हम देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख एक ऐसा अभिलेख माना जाता है जिसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, सीजी मौर्य के द्वारा क्या बनवाया गया था? एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। ये जूनागढ़ अभिलेख माना जाता रुद्रदामन का है। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, कहां पे? सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, शायद पानी की आपूर्ति के लिए, सिंचाई व्यवस्था के लिए, लोगों को पानी की कमी ना हो इसलिए एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता। इसके माध्यम से वहां का एक अमात्य था पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त के द्वारा एक झील का निर्माण करवाया, पुष्यगुप्त वैश्य नाम मिलता है इसका। ठीक है, वहां का अमात्य रहा होगा ये, तो इसका निर्माण करवाया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख है, एक पत्थर है जिसपे रुद्रदामन का नाम लिखा है
उसी पे अशोक का नाम लिखा है और उसी पर लिखा है किसका नाम, स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त का मतलब इन लोग ने अपने अपने समय पे इसका जीर्णोद्धार कराया होगा, जिस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया है, सुदर्शन झील को। इन तीनों लोगों ने इसका जीर्णोद्धार या सुधार करवाया होगा उसमें। तो बेसिकली इससे हमें जानकारी मिलती है कि क्या क्या प्रशासनिक कार्य किए गए होंगे, जनहित के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं। ये जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। अशोक के अभिलेखों से उसके धर्म की जानकारी मिलती है। पंचमार्क सिक्के रहते हैं, जो ठप्पे वाले सिक्के रहते हैं, ठप्पा युक्त सिक्के, जिससे हमें तिथि का पता चलता है या किस शासक के किस तरीके के सिक्के थे। ठीक है, स्तूप और गुफा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि अशोक ने कब कब कैसे कैसे स्तूपों का निर्माण करवाया। बाकी हम और आगे पढ़ेंगे किसके समय, अशोक के समय। तो आई थिंक चंद्रगुप्त मौर्य मुझे अगली क्लास में करना चाहिए, क्योंकि एक क्लास के हिसाब से बेसिक कंटेंट सफिशिएंट कंटेंट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। आई होप ये जो लिखवाया जा रहा है, ये करवाया जा रहा है, ये काफी यूजफुल रहेगा आप लोग के लिए। आपको बस याद करना है और कुछ नहीं करना है, इससे हो जाएगा, कंटेंट सफिशिएंट रहता है। अब आगे की कहानी हम आगे वीडियो में देखेंगे और कहानी के माध्यम से हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।